In the last class, we were talking about societal marketing concept. तो marketing concept तो आप लोग को clear हो ही गया है कि it is started with the consumers and it is ended to the consumers. First, we need to analyze the need of the customer, and after that, we are going to make the product. Once the product is made, and after that, we are going to supply it to the consumer. So in short, we understand that consumer से ही आपके ये जो सिस्टम है, कंज्यूमर से ही आपका मार्केटिंग शुरू होता है और कंज्यूमर पर ही ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट? सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आप लोग को रिलेशनशिप मार्केटिंग बताया था कि जिसमें आपकी कंपनीज जो हैं वो वेरियस स्ट्रैटेजीज को यूज करती हैं ताकि कस्टमर क्या रहे, लॉयल रहे, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहे कस्टमर्स का और कंपनीज का, ब्रांड का, है ना, ताकि कभी भी कोई कंपनी को अनसर्टेनिटीज भी होगी तो वही जो कस्टमर्स होंगे वो आपके बिजनेस को क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, क्योंकि वही आपके कंज्यूमर होंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा तो रिपीट परचेजेस होंगे, तो ये सारे टर्म्स मैंने बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आज के टाइम पे देयर इज अ लैक ऑफ लॉयल्टी इन द कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, लाइक द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज अबंडेंट। इतना ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में कि कंज्यूमर के पास चॉइस बहुत ज्यादा है, तो एक ही प्रोडक्ट के साथ, एक ही ब्रांड के साथ स्टिक रहना वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उनको जहां बेनिफिट नजर आता है, दे आर गोइंग टू मूव टू दैट पर्टिकुलर आपकी कंपनी और ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो कंज्यूमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो वो उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन है, लोग आजकल एजुकेटेड बहुत ज्यादा हैं, तो एजुकेशन का भी इफेक्ट है कि आप इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर्ली ग्रैब कर पाते हो, है ना। जो आपको बेनिफिट नहीं लगेगा आप वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है आपके पास, है ना। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक रीजन होता है कि जब आपकी लॉयल्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ यू आर वर्किंग एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द सैलरी on time or either there is a possibility that you are basically a daily wagers, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको या तो एक दिन की दिहाड़ी जिसको हम कहते हैं वेजेस को अगर नहीं मिलेगा तो उस दिन तो आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपको खरीदना हो वो भी आप नहीं खरीद पा रहे, है ना। और जो भी आपका जो पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन है जिसका मोबाइल अचानक से चोरी हो गया, अब उस पर्सन को मोबाइल खरीदना जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही इज नॉट गेटिंग सैलरी फ्रॉम लास्ट 3 months, सो बिकॉज ऑफ हिज पॉकेट एंड बिकॉज ऑफ हिज अफोर्डेबिलिटी ही लाइक्स सैमसंग अ लॉट, but because he is facing a problem he is going to purchase a low cost keypad mobile phone of a other company or any other thing, जो भी उनके पास अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने खरीद लिया। सो जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी एक जैसी नहीं रहती है ना। आपका प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और टाइम स्कार्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आपका जो टाइम है कम है आजकल लोगों के पास, और इसी वजह से लोगों को जो भी ऑप्शन मिलता है, जैसे आजकल का क्या है ना कि अगर आप ऑफिस आ रहे हो, आपके बीच में एक स्टोर पड़ा और उस स्टोर से आपको कुछ बिस्किट और मिक्सचर लेना है, उनके पास जो बिस्किट होगा आपको खरीद लोगे। यू आर नॉट गोइंग टू वेंडर, यू आर नॉट गोइंग टू मूव हियर एंड देयर टू परचेज अ बिस्किट, जो मिल रहा वही खरीद लिया, है ना। So time scarcity or the need or requirement is very high, so sometimes the people are purchasing the product what is available and they are not basically loyal, and when they are thinking that this product is more beneficial as the other product. So comparison, information, time scarcity, financial problem, substitution availability is high, so because of these reasons consumers are not loyal for the long time. Let's start with the what is the differences between the marketing and selling, which we already described, which we already discussed, right? So यहाँ बुक में जो दिया है उसके बारे में वहां पर उसको पढ़ते हैं। बुक में जो गिवन है कि जो सेलिंग कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है सेलर से, जो प्रोडक्ट को बेचते हैं सेलर, ठीक है। और ये फोकस करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर फोकस नहीं करता है कि हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। इट इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट, बट इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द स्टोर, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसको बेचा कैसे जाए
उस पे ये ज्यादा फोकस करता है कंपैरिजन टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग फोकस करता है प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए, है ना। एंड दिस इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेलर and what products are there in the market, what product is there in the store, we are focusing on that। उसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इट इज सेलर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ये कौन सा ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है? सेलर ओरिएंटेड। सेलर अपने हिसाब से चीजों को करेगा, है ना। जो आपका कंपनी है वो एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर बिलीव करती है, सेलर कॉन्सेप्ट में या सेलर ओरिएंटेड है ये, तो ठीक है। सो दे बिलीव्ड ऑन द एग्रेसिव सेलिंग, बस बेचो बेचो सामान बेचो, उसमें सेल्स प्रमोशन यूज कर लो, टैक्टिक्स यूज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, डिस्काउंट दो, फ्री आइटम्स दो, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स दो। So basically they are doing such kind of thing, they are using these type of strategies, right? So they believes on the aggressive selling and promotion, और प्रोडक्ट को वैसे ही प्रमोट करेंगे, बहुत ज्यादा प्रमोशन करेंगे। कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन का कोई भी नामो निशान है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में। सो दे डोंट बिलीव ऑन कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन एंड दे आर नॉट कंसर्न ऑन द सेलर। जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगा पहले प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को फिर सेल करेगा और उस प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट कमाएगा। ये आपका बेसिकली ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सेलिंग से पूरा ये रिलेटेड है, right? Marketing orientation जो है, it is start with the customer and the companies understand the needs and want of the customer. They develop the appropriate product or services. वो अपने appropriate product और services बनाएंगे ताकि customer की need को satisfy करे। Business customer need को एक सेटिस्फाइंग एक्टिविटी, मतलब कस्टमर बिजनेस को देखता है एक सेटिस्फाइंग एक्टिविटी की तरह कि इसको फुलफिल करने की जरूरत है, इसी से हमारा बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा। कस्टमर को समझिए, है ना। प्रॉफिट इसका आउटकम इसीलिए है, प्रॉफिट इसका आउटकम इसलिए नहीं है क्योंकि आप मार्केटिंग के थ्रू बस प्रॉफिट कमाना चाहते हो, नो, बिकॉज योर एक्टिविटीज आर लाइक दैट अल्टीमेटली यू विल अर्न प्रॉफिट। मतलब आपका एक्टिविटी ही ऐसा है कि आप प्रॉफिट कमाओगे। जैसे कि कैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई भी क्लास हो गया, कोई भी स्कूल वगैरह ले लो आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से परसिवरेंस होता है उनमें, डेली पढ़ाई करते हैं, तो उनका ऐसा एक्टिविटी है कि जो उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, अच्छा कर देगा, बेटर कर देगा और टॉपर भी बना सकता है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक ही टाइम पर 5 किताब पढ़ने के लिए ले गए, 2 महीने पढ़ा बस, और परसिवरेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। तो ये बच्चे का आउटकम जो है ना, ये जो बच्चों का आउटकम है, इट इज इन अनसर्टेनिटीज, राइट। जैसे इसमें उनको बेनिफिट हो भी सकता है क्योंकि उनका क्वेश्चन हो सकता है मैच कर जाए जो उन्होंने पढ़ा लास्ट मोमेंट में, या तो फिर हो सकता है कि वो आउटकम पॉजिटिव ना हो। तो सेलिंग में वही वाला सिचुएशन है, अनसर्टेनिटीज है, प्रोडक्ट सेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मार्केटिंग ऐसे एक्टिविटीज है ना जिसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा, अगर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ट है तो, मार्केटिंग आप अच्छे से कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ हर डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आप कस्टमर नीड, कस्टमर रिसर्च के ऊपर एक्सपर्टीज, इन सब पे बेस्ड होने चाहिए। तो इन सब वजह से आप फाइनली आप क्या करिएगा, आप प्रॉफिट को अर्न कीजिएगा, है ना। सो अल्टीमेटली जो गोल होता है, सेलिंग हो या फिर आपका मार्केटिंग हो, दोनों को तो प्रॉफिट ही अर्न होता है, लेकिन मार्केटिंग का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेलिंग, है ना। इफ यू आर अर्निंग द प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग द सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, इट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बट द ओनली रीजन इज टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज सेलिंग। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑनलाइन क्लास, these points are clear, समझ में आया सबको? चलिए, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि जो आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, लेकिन सोसाइटी को हमें इग्नोर नहीं करना है, सोशल वैल्यूज को भी लेकर चलना है। अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो कहाँ करेंगे, एक सोसाइटी में करेंगे। सोशल लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो आपके कस्टमर होंगे। आपका पूरा इंडिया जो है, अगर हम इंडिया में मार्केट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के लोग आपके लिए कस्टमर्स होंगे, है ना, पब्लिक होगी।
आपकी गवर्नमेंट होगी। तो सोसाइटी में इफ वी आर वर्किंग इन, इफ वी आर बेसिकली डूइंग द बिजनेस एंड ऑल द एक्टिविटीज इन द सोसाइटी, we have no right to exploit the society, even we have right to give them something in return, है ना। तो जैसे आपने सुना होगा रतन टाटा जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, आपको पता होगा कि वो बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं। तो वो तो एक बिजनेस पर्सन है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्यों करते हैं चैरिटी? बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर, right? Because he knows कि whatever he is earning, he need to contribute for the well-being of the society, social people, या फिर well-being of the people, मतलब लोगों का कुछ भला करना चाहिए। अभी कोविड के टाइम पे भी he did charity and all, डोनेशन दिया, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए डोनेशन दिया। आपके, मैं यही बता रही हूँ कि जो आपका ये जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि हमें एथिकली अपने बिजनेस को रन करना है, जो आपकी गवर्नमेंट के रूल्स, पॉलिसीज और कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना है, साथ साथ में टैक्सेस वगैरह जो है वो टाइम पे करना है, आपको कस्टमर को क्वालिटेटिव और बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, आपको उनको डैमेज हैजर्डस आइटम प्रोवाइड नहीं करना है, अगर ऐसा है भी तो आपको उस पर प्रिकॉशंस वगैरह लिख के देना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी आपकी चीजों को लिखा गया मार्केटर्स और बिजनेस पर्सन के लिए, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और इन द केस इफ यू आर नॉट वर्किंग एथिकली, देन देयर आर सो मेनी लॉज, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लॉ 1955, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, देयर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना। तो ये जितने भी एक्ट है, इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट। तो कंज्यूमर के साथ भी ऐसा नहीं करना है, एम्प्लॉइज के साथ भी आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए वेलबिंग्स के लिए काम कीजिए। ऐसा नहीं कि उन सब का आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपने अपने फैक्ट्री में 20-20 घंटे आप लोगों से काम करवा रहे हो, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। और आपको प्रोटेक्शन भी करना है एनवायरमेंट का। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने तो बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को ऐसे भी लिमिट कर दिया है, लेकिन आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी आपके मेजर्स हैं वो सबको फुलफिल करना है। आई बात समझ में? तो दिस इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो वी आर बेसिकली इन दैट सिचुएशन वेयर सो मेनी रिसोर्सेज आर इन अ डिक्लाइनिंग स्टेज, और वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट वाले पोजीशन पे हैं। तो इसका सिर्फ इफेक्ट ये तो नहीं है ना कि हम जो, एक तो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और अनएथिकल और इलीगल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर ऑल दीज। नेचुरल डिस्टर्बेंस में इनका भी हाथ है ना। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट को डेटोरिएट मतलब खराब नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, दीज पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके ओके, लेट्स मूव टुवर्ड, हाँ एक और चीज है कि आपको एक बैलेंस बनाना है, कस्टमर कंपनी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। सोसाइटी में जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उन सब में एक बैलेंस रखिए, और जो फर्म है जो रिसाइक्लेबल पैकेजिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, रिसाइक्लेबल, जैसे आप पेपर वाले आप कैरी बैग यूज कर सकते हो, प्लास्टिक्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक्स में भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स आने लगे हैं आजकल, है ना। सो आप वैसा यूज कर सकते हैं, और आप इन्वायरमेंट को हार्म मत कीजिए। अमॉन्ग द मार्केटिंग सेल्स, डी मार्केटिंग भी एक अप्रोच है सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी का। सो डी मार्केटिंग इज बेसिकली सेइंग दैट इन द सिचुएशन when the demand is very high and the supply is limited, then we started doing the demarketing, यानी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करते हैं बल्कि अपने प्रोडक्ट का सेल कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इट इज ऑल्सो कंसेप्ट। डीमार्केटिंग के बारे में, ग्रीन मार्केटिंग के बारे में आई विल एक्सप्लेन फर्दर, मैं एक बार आपको और बताऊंगी एक्स्ट्रा क्लासेस में, ठीक है। सो दिस इज अ societal marketing concept. Let's move toward the another one, and it is holistic marketing concept या approach. Holistic marketing approach. Everyone, you all got books? चलिए, so holistic marketing approach में बताती हूँ कि there are major changes in almost every sphere of the human being.
ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में चेंजेस आ रही है हमेशा, ऑल द टाइम दे आर चेंजिंग, दे आर डूइंग सम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। उसका इम्प्लीकेशन आपके पड़ रहा है, आपके मार्केटिंग में भी पड़ रहा है इसका इम्प्लीकेशन, बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑल। सो द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये एक न्यू थिंकिंग है आपका, जो रिलाई करता है मार्केटिंग रिसर्च पर, कि आप कुछ भी करें, कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाए, नया मार्केट एक्सप्लोर करें, कस्टमर बेस बनाए, वो पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए। With a minimal knowledge or information, we cannot able to take the decision for our company, right? So ये जो marketing, जो holistic marketing approach है, ये कहता है, ये एक नया thinking है जो rely करता है marketing research पे, जो define करता है market segment को, market के size को, need of the customer को, और ये satisfy करता है needs which marketers need to be complete, एंड एक इंटरनल मार्केटिंग को ये बेसिकली फोर्स करता है। मैं फिर से इसको समझाऊंगी, टारगेट मार्केट को, रिलेशनशिप मार्केट को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो तुम एक शॉर्टकट में तुम लोग समझो ना कि इट इज अ इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन एज वेल, but before production what you all just need to do, you just need to do the market research। मतलब market research होना चाहिए properly, market segment कीजिए, market segmentation यानी market को divide कीजिए कि कौन से मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है, तो मार्केट सेगमेंटेशन भी करवाऊंगी, है ना, STP मॉडल है वो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो वो भी करवाऊंगी मैं। सो मार्केट को सेगमेंट कैसे करें, मार्केट साइज क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कौन होंगे, कस्टमर नीड क्या है, सोशली कैसे हम रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो एक तरीके से किस तरीके से गुड्स को सेल किया जा सकता है, तो इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट मेजरली इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो हम जो होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच कहता है कि हमें अपने 4 P's को, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, और हम अगर इस टूल को यूज कर रहे हैं सो दैट शुड बी इन द प्रॉपर वे। सो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ पीस एंड इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि हम इफिशिएंटली गुड्स को प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर को, फाइनल जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। क्लियर हो गया सबको एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, that they are saying that we just need to, based on the market research, we need to do the market segmentation, we need to analyze the customers, we need to analyze their needs, consumer behavior, we need to understand the consumer base। so ये जितनी भी चीजें ना, ये 4 P's में काम आती है, प्रोडक्ट कैसे बनाए, प्राइस क्या रखें, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रमोशन कैसे करें, मार्केट सेगमेंट कैसे करें, तो ये सब कुछ का मिक्सचर है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड बेसिकली इट इज डन व्हेन वी आर डूइंग अ एफिशिएंट मार्केटिंग रिसर्च। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सो मार्केटिंग मिक्स इज अ टैक्टिक्स और इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ 4 P's, यानी 4 P's जो है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को हम कैसे यूज करें उसके बारे में मार्केटिंग मिक्स वही है, ठीक है, कि हाउ वी कैन टेक द डिसीजन फॉर आवर 4 P's। सो रहे हो? नींद आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर जो मार्केटिंग मिक्स है उसके क्या एलिमेंट्स हैं, वो तो 4 P's है ही। प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, just divide the page in the 4 में ऐसे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो पहला लिखिए प्रोडक्ट, फिर लिखिए प्राइस, फिर लिखिए प्लेस, फिर लिखिए प्रमोशन। प्राइस, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइस डिसीजन, प्लेस डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन। जैसे आप अगर मान लीजिए इफ यू ऑल वांट टू मेक केक, क्या बनाना चाहते हो? केक बहुत पसंद होगा आई गेस एवरीवन, सही बात है, केक पसंद है या नहीं? मुझे आवाज ही नहीं आती बच्चों की, बताओ। यस मैम। केक पसंद है ना? तो केक को अगर पसंद है लेकिन बाजार से खा लेने में तो चलो ठीक है, घर पे बनाना हो फिर कैसे बनाओगे? सो वील नीड लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट,
सही बात है। अब हमें व्हाइट फ्लोर चाहिए, मैदा जिसको कहते हैं। फिर वी नीड मिल्क, वी नीड चॉकलेट पाउडर, वी नीड कोको पाउडर, so many things we required. So for making a cake we required multiple ingredient, same as if you are going to make a new product, if you are going to sell that product in the market, you require the ingredient for that particular final selling of the product, and वो क्या होगा आपका 4 पीस। तो 4 पीस एक तरीके से मिक्सर है इंग्रेडिएंट का, जो कि एक पर्सन जो आपका कौन बोल सकते हैं, शेफ है, जो उसको यूज करता है, एंड फाइनली उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेडी होता है, जो प्रोडक्ट जो होता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। सो 4 पीस जो है वो एलिमेंट है, याद रखिएगा। एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज करते हैं फाइनल गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट डिसीजन की बात करें तो प्रोडक्ट डिसीजन में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजों पे डिसीजन लेना है। तो पहला प्रोडक्ट डिसीजन में लिखिए ब्रांड नेम। अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका नाम क्या होना चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप लोगों ने देखा होगा सोप जो है, बाथिंग सोप, उनके पास लाइफ बॉय भी है। सो लाइफ बॉय इज अ ब्रांड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेम, राइट। So Lifebuoy is a brand through which we are selling the product, so most of the people don't know that Lifebuoy जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, लेकिन Lifebuoy सबको पता है, सही बात है। Let's take the another example of Maggi. So we all know that Maggi is a noodles and सबको मैगी पता है, लेकिन किसी को ये पता है कि वो नेस्ले का है, कंपनी का है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ब्रांड नेम ज्यादा सक्सेसफुल होता है, वो ज्यादा रिटेन किया जा सकता है, उसका नाम याद रहता है लोगों को, है ना, क्योंकि उसी नाम को यूज करके वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर हमें ब्रांड नेम डिसाइड करना है। जैसे अगर कोई कंपनी है, वो अगर मान लीजिए सोप बना रही है, अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर रही है, यानी वो ऑलरेडी 2-3 सोप बेच रही है, बट एक न्यू टाइप ऑफ सोप वो बनाना चाहती है, तो उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर ब्रांड नेम डिसाइड करना है कि क्या नाम रखेंगे प्रोडक्ट का, ब्रांड नेम डिसीजन। फंक्शनैलिटी, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, उसका फंक्शन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे वो सोप जो है दैट इज फॉर द जर्म्स, तो वो क्या करेगी, जर्म्स को खत्म करेगी, है ना। सो फंक्शनैलिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लेंगे, है ना। वॉट एवर वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन दैट इज ओनली अबाउट द प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होगा, और प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी। यस भास्कर। मैम ब्रांड नेम में क्या देखेंगे मैम? क्या? हाँ, ब्रांड नेम क्या देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर पुटिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज इजी टू प्रोनाउंस। कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना है जो नाम बोलने में दिक्कत हो, कष्ट हो बोलने में, समझ ना आए, रिटेन ना रह पाए। सो जो भी नाम आप यूज करिएगा उस नाम का ऐसा होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन इजी हो, रूरल पीपल भी उस नाम को याद कर सके, ग्रैब कर सके। अभी जैसे बोट है, बोट जो ईयरफोन्स आते हैं बोट के, कभी सोच सकता था कोई कि बोट नाम का कोई ईयरफोन आएगा, बट अब इसको याद करना कितना आसान है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल एंड बोट, राइट। सो जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो आपके या तो प्रोनाउंस करने में इजी हो, लेकिन सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके साथ वो कितना रिलेटेबल है ना। जैसे आप कोई भी जर्म्स रिलेटेड सोप बना रहे हो तो हर्बल, आयुर्वेदिक और ये वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो ये बता रहा है कि ये जर्म्स रिलेटेड है, ये हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्पफुल है, ठीक है। सो ब्रांड नेम जो भी आप यूज करोगे इजी होना चाहिए प्रोनाउंस में, इजी टू रिटेंशन, शॉर्ट नाम को यूज करिए, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ रिलेटेबल नाम रखिए जो ब्रांड का नाम ही बताए कि ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। भास्कर समझ में आया? मैम लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें शूज का ले लीजिए, नाइक, कोई नाइक बोलता है, कोई निक बोलता है, ये भी तो एक, हाँ, because it is not an Indian company, no. So sometimes it is happening with the people that they are basically setting the name according to their own company requirement or their own company. मतलब अब इंडिया में देखो पतंजलि ब्रांड है, अब वो जो भी नाम रखते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं ना, तो वो एक रिक्वायरमेंट है कि आप, लेकिन है तो शॉर्ट, वो भी नाइकी हो या नाइकी हो, है तो शॉर्ट, द पीपल जो है वो प्रोनाउंसिएशन में तो प्रॉब्लम है ना मैम? प्रॉब्लम है, लेकिन सेल तो है ही ना।
प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों को वो नाम जो है उसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अगर वो नाइक, अगर तुमने बोला लाइफ बॉय, तो यहाँ पर BUOY है ना, BOY तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसका नाम ही लाइफ बॉय मतलब लाइफ बॉय है तो लोग उसको वैसे ही बोल रहे हैं। सो उसको नाइक नहीं कहते, उसको नाइकी बोलते हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ, बिकॉज उसके साथ प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वैरी करता है, हर जगह पे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। अब उसको कोई नाइक पढ़ता है, नाइकी पढ़ता है, इट इज अ प्रॉब्लम विद द वर्ड बिकॉज इट इज अ इंग्लिश वर्ड। तो समटाइम दिस इज हैपनिंग, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन प्रोडक्ट को खरीदने में नहीं है। वो नाइकी का मतलब नाइकी ही है उनके लिए, वो खरीदेंगे वही प्रोडक्ट। सही मैम आप बात बोले है कि ना? प्रोनाउंसिएशन सही से होना चाहिए हाँ, तो इसलिए बोल। प्रोनाउंसिएशन मतलब आप बोल पाओ सही से। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो लेने के लिए प्रोडक्ट, तो बोल पाओ कि मुझे लाइफबॉय चाहिए, मुझे डव चाहिए, ये बोल पाओ आप, है ना? ऐसा नहीं हो कि वो पर्टिकुलर ऐसा नाम हो, बहुत बड़ा और लेंदी और बड़ा सा नाम रख दिया। यस मैम, एक नाम है हाँ। डिलीट करके, कुछ बहुत बड़ा नाम है ब्रांड का जो प्रोटीन बेचती है मैम। हम्म। वो नाम बहुत लंबा है तो नहीं बोल पाएंगे हम भी। हाँ, तो वो बहुत लॉन्ग नेम है, तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बताने में, लेकिन नाइक का प्रोनाउंसिएशन ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, बट द पीपल हु नोज दैट द पीपल प्रोनाउंसिएशन जो इसका कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। कोई नाइक बोल रहा है, नाइकी बोल रहा है, लेकिन देंगे शूज नाइकी का ही ना, क्योंकि उसकी जैसी कोई कंपनी है बस ही। मैम प्रोनाउंसिएशन कैसा भी बस शॉर्ट में होना चाहिए मैम। शॉर्ट होना ये चाहिए और आपको याद होना चाहिए। इधर इफ यू लर्न दैट नाइकी को बोलो आप नाइक, लेकिन स्पेलिंग याद है, नाम याद है, क्योंकि 4 ही लेटर का है ना? वो तरीका ब्रांड सिंबल भी पर्सन याद टू है मैम। पर्सन वैरी कर रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वो एरिया टू एरिया वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। क्योंकि इंडियन पीपल भी बहुत सारे ऐसे जो नाइक बोलते हैं उसको, बट इट इज नाइकी, right? So it can be vary, but the people are able to remind the words. If they are not able to pronunciation में भी दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही है, तो चलो कम से कम आप बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। आ रही बात समझ में भास्कर? चलिए। यस मैम। सो प्रोडक्ट डिसीजन पे हम पॉइंट पे थे, तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजों का डिसीजन ले सकते हैं? ब्रांड नेम होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए। रिजेम्बलेंस का मतलब है कि दूसरे किसी से मैच नहीं करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसके साथ मैच नहीं होना चाहिए। और एक और भी चीज है कि जो ब्रांड जो है वो आपकी ट्रेडमार्क में कन्वर्ट तभी होता है जब वो रजिस्टर्ड हो जाए। वंस द ब्रांड इज रजिस्टर्ड, यू आर नॉट एबल टू यूज द नेम ऑफ योर ओन कंपनी। उस कंपनी, आप उस ब्रांड को, नाम को यूज नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट वन इज स्टाइलिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके स्टाइल कैसे रखोगे? जैसे आजकल मोबाइल फोन स्लीक आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, ठीक है, फोल्डेबल आ रहा है, तो व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट? क्वालिटी, ये सारे डिसीजन आप प्रोडक्ट डिसीजन में लोगे कि ब्रांड नाम क्या रखें, ब्रांड नेम क्या रखें, फंक्शनैलिटी कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, स्टाइलिंग कैसा होना चाहिए, यानी किस टाइप का उसका डिजाइनिंग करें, कलर कैसा रखें, है ना? कन्वीनियंस के हिसाब से आजकल मैंने बताया ना, फ्लिप वाले और फोल्डेबल भी फोन्स आ रहे हैं। क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्ट, बिकॉज द पीपल विल बिकम लॉयल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी एज वेल, right? If you will sell the deteriorate quality of the product, or that product which is not suitable and which is not durable and which is not economical, the people are not going to be with that product for the long time, right? So quality को भी ध्यान रखना है प्रोडक्ट का, बहुत ही वर्स क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाना है। सो क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट कितना चलता है, ठीक है? फंक्शन कैसे करता है और कितना चलता है, ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पे क्वालिटी डिपेंडेंट होता है। सेफ्टी, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसे इफ यू आर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, तब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो बैटरी पे चलता है, या तो फिर वो इलेक्ट्रिक मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, है ना? सो अगर आप इस टाइप की कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे कुछ आप केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसकी भी सेफ्टी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो सेफ्टी से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। रिपेयर एंड सपोर्ट, बिकॉज वंस यू विल सेल द प्रोडक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीपल, जरूरी नहीं है कि अगर लोगों ने 25,000 खर्च किया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर मैं आज 25,000 रुपए खर्च करके एक फ्रिज लेती हूँ और वो फ्रिज 2 महीने बाद ही चलना बंद हो जाएगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन वाली चीज हो जाएगी, है ना? इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई कंप्लेन आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट।
how your customer executive is going to work for it, right? So this is the point कि आप जो है रिपेयर्स और सपोर्ट क्या देंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे आजकल एसी वगैरह में क्या होता है कि वो वन टाइम रिपेयर कई बार फ्री दे देते हैं, कार में भी वन टाइम कार वॉश फ्री होता है। सो इट इज अ वे, इट इज अ पोस्ट परचेज डिसीजन कि एक बार आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, अब उस प्रोडक्ट के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो आपका कहानी खत्म नहीं होता है, प्रोडक्ट सेल क्या खत्म नहीं, यू आर ऑल्सो लाइबल बिकॉज यू आर सेलिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कोई भी दिक्कत आएगी एक साल तक, एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जो आपको दिया जाएगा कि एक साल तक में कोई दिक्कत, दे आर गोइंग टू गिव यू वारंटी, दे आर गोइंग टू रिपेयर इट, राइट? सो रिपेयर्स एंड सपोर्ट सर्विसेज भी ध्यान रखना है। एसेसरीज एंड सर्विसेज वही सेम चीज हुआ। एसेसरीज का मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या चीजें देनी है। जैसे मोबाइल फोन के साथ पहले ईयरफोन भी मिलता था, पता है ना तुम लोगों को? मोबाइल फोन के साथ, इवन सस्ता से सस्ते मोबाइल फोन के साथ, कीपैड फोन के साथ भी इवन ईयरफोन मिलता था वायर वाला, यस मैम, है ना? लेकिन अभी आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारी कंपनीज ने ईयरफोन तो हटा दिया है और अब तो अडाप्टर भी हटाने वाले हैं। और कुछ शायद आई थिंक कि एप्पल ने ये चीज कर भी दिया है दैट यू हैव टू परचेज एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, एवरीथिंग सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। तो आप उस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीजें दे रहे हैं, एसेसरीज क्या क्या हैं इसकी और क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल के साथ आजकल कवर मिलता है, मोबाइल कवर, ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर, सो इट इज वन ऑफ द एसेसरीज। सो व्हाट काइंड ऑफ द एसेसरीज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो these all things comes under the product decision। आप लोगों ने लिख लिया प्रोडक्ट डिसीजन में क्या क्या चीजें आएंगी? ब्रांड नेम, फंक्शनैलिटी, स्टाइलिंग, क्वालिटी, सेफ्टी, पैकेजिंग। अच्छा ये पॉइंट रह गया था, पैकेजिंग, प्रोडक्ट को कैसे पैकेज करेंगे यानी कैसे उसको रैप करेंगे। सो पैकेजिंग, अच्छा पता है पैकेजिंग का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके प्रोडक्ट से सेल होने पे, बिकॉज द पैकेजिंग विल शो द क्वालिटी ऑफ द कंपनी। जितने भी अच्छे महंगे आप ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदे देखिएगा, उनका पैकेजिंग उतना ज्यादा स्टाइलिश होता है और सिंपल एंड स्टाइलिश होता है, उतना सोफिस्टिकेटेड होता है, राइट? सो पैकेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, कैसे हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी डिसीजन जो है हम यहाँ पर लेंगे। सो पैकेजिंग हो गया, रिपेयर एंड सपोर्ट, रिपेयर एंड सपोर्ट, रिपेयर एंड सपोर्ट, देन वारंटी एंड एसेसरीज, वारंटी एंड एसेसरीज। सो रिपेयर एंड सपोर्ट में भी आपका वारंटी आएगा और कंप्लेन कैसे आप कर सकते हो वो भी, उसमें भी आपका रिपेयर एंड सपोर्ट में वो आ जाएगा। सपोर्ट का मतलब जो आपकी हेल्प करेगा टू सॉल्व द डिस्प्यूट और प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, राइट? यस भास्कर। मैम लेकिन पार्ले जी जो है मैम बहुत मतलब उतना ज्यादा अच्छा पैकेजिंग नहीं करते, फिर भी ज्यादा बिक रहा है मैम। उसका एक रीजन है, बिकॉज जो आपके पार्ले जी के कस्टमर्स हैं दे आर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है? सो रूरल कंज्यूमर्स सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं आपके पार्ले जी को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और पार्ले जी हैव अ कन्वेंशनल टेस्ट, एक ट्रेडिशनल टेस्ट है जो उनका चला आ रहा लॉन्ग टाइम से। तो द पीपल हु अर्लियर बेसिकली कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, दे आर वेरी लॉयल विद पार्ले जी, ठीक है? इसीलिए विदाउट डूइंग एनी ब्रांडिंग एंड ऑल, दैट इज अ ओल्ड कंपनी जिसका ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड इक्विटी हाई है। इसी वजह से उसका ज्यादा पैकेजिंग में चेंजेस नहीं लाने के बावजूद उसके प्रोडक्ट की सेल में कोई दिक्कत या कमी नहीं। आई बात समझ में भास्कर? चलिए, next one is a price decision. Next one is a price decision. Even I also like Parle G. Even there are multiple biscuits like hide and seek are there, Bourbon cookies are there, multiple companies are now making a very sophisticated type of biscuits, ठीक है? तो लेकिन स्टिल पार्ले जी के कन्वेंशनल जो टेस्ट है, जो ट्रेडिशनल टेस्ट है, जो लोग खाते आए हैं, उसको लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। लो कॉस्ट भी तो प्रोडक्ट है ना, हाइड एंड सीक का छोटा सा पैकेट भी लीजिएगा 30 रुपए 25 रुपए का आता है, पार्ले जी 5 रुपए में दे रहा है वो प्रोडक्ट को। और रूरल एरियाज में तो 2 रुपए वाले पैकेट भी उनके आते हैं। नहीं मैम, प्रोडक्ट तो 20 रुपए वाला भी आता है मैम उसका, और 50 वाला भी आता है। लेकिन 50 वाला आए चाहे 20 रुपए वाला आए, लेकिन क्वांटिटी कंपेयर करो, क्वांटिटी कंपेयर करो, क्वालिटी कंपेयर करो, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। जो स्टार्टिंग से टेस्ट है वही टेस्ट है, चेंजेस नहीं है उसमें पार्ले में, आपके पार्ले जी में।
मैम है। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए आप बोले तो मैम, उसका तो हाँ नॉर्मल बिल्कुल पैकेजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका उसका पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, दैट इज द ट्रुथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्डेस्ट कंपनी विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट, राइट। चलिए नेक्स्ट वन इज प्राइस डिसीजन एंड पैकेजिंग अट्रैक्टिव के साथ साथ कन्वीनियंस भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैकेजिंग अट्रैक्टिव कर दिया अब उसको पकड़ने में उठाने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इतना छोटा सा सामान है उसको इतने बड़े डब्बे में पैकेज मतलब पैकेट बना दिया तो इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। पैकेजिंग का पूरा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को प्रोडक्ट में, सो डोंट वरी, वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। So I guess product decision is completed, that what kind of decision we need to take for the product. Let's move toward the price decision. अब price में क्या क्या चीजें आएंगी? Pricing strategy. Now we all knows about the price of the product is a one of the important factor because it is influence the customers as well. आज रूरल कंज्यूमर्स में बात करूं तो वो महंगे प्रोडक्ट जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर सस्ते प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया जाए, स्टर्डी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए तो वो जरूर खरीदेंगे। तो जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर्स जो हैं, आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे या नहीं। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में हम पढ़ते हैं बहुत टाइप की प्राइसेस के बारे में, जैसे आपकी इसमें बहुत टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। I will just explain all these things. There are types of pricing में scheming pricing strategy है, penetration pricing strategy है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, बिट प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। तो ये सारे टाइप की प्राइसिंग में से आपको चूज करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला प्राइसिंग है, मार्कअप प्राइसिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से आपको जो सूटेबल लगता है आपके प्रोडक्ट के लिए उस हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम डिफाइन करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा प्राइस, क्या प्राइस लिया जाए। फिर आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होता है। और नेक्स्ट है आपका सजेस्टेड रिटेल प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज सजेस्टेड रिटेल प्राइस। तो इन अ कंपनी वी जस्ट नीड टू एश्योर अबाउट द एमआरपी एज वेल। जो ब्रांडेड और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाती है वो एमआरपी के साथ बनाती है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे महंगा प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आपका सजेस्टेड रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए, यानी खुले में ये एक प्रोडक्ट क्या कितने रुपए में सेल होना चाहिए। तो सजेस्टेड रिटेल प्राइस बाय एमआरपी एंड बाय द कंप्लायंसेस एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट वन इज होलसेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस में यानी कि कितना पैसे, कितने मार्जिन में हम प्रोडक्ट को होलसेल को बेचेंगे। तो तुम लोग को मैं एक बात बताती हूँ, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं वाया यूजिंग द नेटवर्क, जो हम लोग को पढ़ना है प्लेस में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को किसे सेल करना होता है, होलसेलर्स को, एजेंट्स को, डीलर्स को, और फिर वो रिटेलर को सेल करते हैं और फिर वो जाकर कंज्यूमर को सेल किया जाता है ना। सो होलसेलर को हम कौन सी कॉस्ट में प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो भी यहाँ पर आपको समझना है। तो होलसेल प्राइस आप सेट कीजिएगा, रिटेल प्राइस सजेस्ट कीजिएगा, कौन टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे वो देखना है। डिस्काउंट्स वगैरह अगर आपको देना है तो डिस्काउंट के बारे में देखना है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिलेटेड डिसीजन लेना है। एक सीजनल प्राइसिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सीजनल प्राइसिंग क्या होता है, जैसे अभी गर्मी आ गई है लगभग, है ना, तो अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एसी का रेट, फैन का रेट बहुत हाई हो गया है, सही बात है? सही बात है। अब अगर मैं बात करूं एसी का आपके ठंड में, तो उस समय उसकी प्राइस बिल्कुल अलग होती है बिकॉज ऑफ द सीजनल डिमांड, है ना। सो कस्टमर का डिमांड जिस प्रोडक्ट के लिए हाई रहेगा उस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। सो सीजनल प्राइसिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द गुड्स एट दैट पर्टिकुलर सीजन। if the demand is very high because of the summer AC is demanded, then we are going to put the product price high. when जब आपका अगर डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का तो प्राइस कर देंगे लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर सके, राइट। सो सीजनल प्राइसिंग कैसे सेट करना है, बंडल प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे। तो बंडल प्राइसिंग क्या होता है बता दो। तुम लोगों ने जब मोबाइल फोन खरीदा होगा Amazon से या फ्लिपकार्ट से, तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, यू विल गेट द ऑप्शंस। आप लोग को ऐसे ऑप्शन आता होगा कि मोबाइल के साथ प्लस करके ईयरफोन, फिर उसके साथ प्लस करके और जैसे आपका कवर,
ऐसे आता है। जब आप उसको सेपरेटली खरीदोगे तो आपके ईयरफोन का जो रेट, आपका जो बंडल प्राइसिंग में आपको 500 रुपए का लगभग पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसको सेपरेटली खरीद रहे हो वो 1000 रुपए का आपको ईयरफोन पड़ रहा है। जो कवर आपको 200 रुपए में दे रहा है वही आप सेपरेटली खरीद रहे हो तो 500 में दे रहा है। सो बंडल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए कंज्यूमर को कुछ डिस्काउंट दिया जाए, है ना, ऑफर दिया जाए। सो बंडल प्राइसिंग जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिसीजन लेना। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट नीड टू पुट द डिफरेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल, राइट। इट इज समहाउ रिलेटेड विद द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, राजधानी ट्रेन में आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, तो पहले उसका जो कॉस्ट होता था वो फिक्स्ड होता था ना? यस मैम, यस मैम। अब डायनेमिक हो गया है। जितना जल्दी सर्विस लेने का टाइम हो, यानी 2 दिन बाद का टिकट लोगे तो उतना महंगा पड़ेगा, जैसे फ्लाइट का होता है। सो इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट, यानी कि जो सेम प्रोडक्ट है एक समय में उसका अलग प्राइस है, एक समय में उसका अलग प्राइस है। तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे कि आपका डिमांड। अब देखो ना, Amazon पे सेम क्लोथ के वेरियस कलर्स में आपको वैरी दिख जाएगा, प्राइस में दिख जाता है ना, वो डिमांड पे होता है। जैसे शर्ट है तो ब्लैक शर्ट का ज्यादा प्राइस है, क्यों? क्योंकि ब्लैक शर्ट का डिमांड ज्यादा है, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कौन से टाइम पे क्या प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे और क्यों करेंगे वो भी आपको डिसाइड करना है प्राइसिंग में। यानी प्राइस क्या होता है? तो प्राइस जो है वो आपका एक ओनली पी है जो बात करता है प्रॉफिट अर्न करने का, रेवेन्यू का। अदरवाइज जितने भी बाकी की पी है ना, आपके प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, सब में पैसे लगते हैं, प्राइस से पैसे आते हैं, ताकि वो तीनों पीस पे काम हो सके, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट भी आपका एक यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वैल्यू है जिसके थ्रू हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जैसे मोबाइल खरीद रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम इजी हो रहा है, so we are satisfied with it, right? So we are paying a more amount like 20-25K for this because it is not a mobile only, but it is a smartphone, है ना? It is working so many, it is going to work, so इसकी utility बहुत high है। अब सही बात है। So जो आपका प्रोडक्ट है, it is something which is offered to sale by the manufacturer or the company, and for which we are paying the money and we are getting it for our own need and satisfaction. So that is a product. Let's move toward the place. अब अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अब ब्रेड खरीदना होता है तो कहाँ जाते हो? If you want to purchase a bread, where you will go? दुकान में मैम। बेकरी दुकान। अच्छा, कितने दूर दुकान में जाओगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? 10 मीटर। 10 मीटर, एग्जैक्टली भास्कर, दिस इज अ वेरी करेक्ट पॉइंट। 10 मीटर इसलिए बोला गया क्योंकि वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है ना, घर के आसपास मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि वो अवेलेबल कैसे होता है? कोई अगर कंपनी कितना भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना दे, लेकिन अगर वो उसको सेल या अवेलेबल नहीं करेगी कंज्यूमर को, एक्सेसिबल अगर वो कंज्यूमर के द्वारा नहीं है, सो इट इज नॉट बेनिफिशियल। ब्रेड खरीदने के लिए फैक्ट्री थोड़ी जाएंगे, घर के आसपास वाले स्टोर जाएंगे। सो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब हमारा इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी मैन्युफैक्चरर तक जब गुड्स कंज्यूमर तक प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आगे बात समझ में एवरीवन? Okay, so from this place decision we are going to complete this topic in the next class. Place decision and promotion decision जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिमांड करा दूंगी, देन द फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड and most probably I am going to take the test on the first week of April, so be ready for that. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डिमांड जो है कैसे मेजर करना है, मार्केट डिमांड, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ओके मैम, नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं दिए हैं। किसको? एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया है? नो मैम। क्लियर है? ठीक है। यस मैम।